हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे जो हम इंडियन पॉलिटी का हम जो डिस्कशन चल रहा है हमारा, उसमें आज दूसरा चैप्टर है जो कि साइलेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे संविधान का क्या क्या बुनियादी ढांचा है उसके बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए शुरू से लास्ट तक, जिसमें बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। और ये जो वीडियो होता है वो यूपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, अगर ये आप वीडियो कर लेते हैं पूरी सीरीज़, तो पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं करेंगे आप, मैं गारंटी देता हूँ इसको। आप अगर सारी वीडियो की जो सीरीज़ आएगी हमारी उसको कर लेते हैं तो। और साथ ही साथ हम हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की भी सीरीज़ लाएंगे। सो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अनलाइक कर रहे हैं हमारे वीडियो को तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्यों अनलाइक किया आपने, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई गलती होती है हमारे साइड से, तो हम उसे सुधार सके। सो आइए देखते हैं जो कि हमारा साइलेंट फीचर है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे पहला चीज़ केशवानंद भारती। केशवानंद भारती का केस इतना इम्पोर्टेंट है कि आप ये हर जगह, यूपीएससी का तो ये समझिए प्यार हो गया है यूपीएससी को इससे, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये केस इतना इम्पोर्टेंट है कि बुनियादी ढांचे को हिला दिया था उस समय। क्योंकि देखिए, आपका जो प्रियम्बल है ना, वो आपका पहले ऐसा माना जाता है कि वो पार्ट है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी अमेंड कर दिया सकता है, ठीक है, अमेंड कर सकते हैं आप। लेकिन केशवानंद भारती का जो केस आया उससे ये पता, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बिल्कुल सोल है वो, और उसको आप बुनियादी ढांचे को बदल नहीं सकते हो आप। ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। और आप 368 जो होता है अमेंडमेंट करने का, जो संविधान को अमेंडमेंट किया जाता है, वो आप ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है बिल्कुल, कि आप वो हमारे जो प्रियम्बल, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। उसका बेसिक्स जो है उसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। उसके दूसरी चीज़, बेसिक्स कौन डिसाइड करेगा कि हमारे संविधान का बेसिक क्या है? वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि हमारा बेसिक क्या है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी लॉ बनता है, कोई भी एक्ट पास होता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट, उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। वो रिव्यू करता है कि ये एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। ऐसा तो नहीं है किसी हमारे आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा हो वहाँ पे, क्या उसको ओवरकम करके हम इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। शैडो इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी वो उससे हमारे संविधान के ऊपर छाया नहीं आनी चाहिए, कोई भी गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर, सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का रक्षक है एक तरह से। सो प्लीज़ इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यही चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यहीं से आया, केशवानंद भारती के केस से। यही बताया गया कि आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, आर्टिकल 368 का यूज़ नहीं कर सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करने के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? आपका संवैधानिक राइट हो गया, ठीक है, और लीगल राइट्स हो गए, जिसको आप छीन नहीं सकते हो। छीनने से क्या होगा? हमारे रहना ना रहना बराबर हो जाए। यानी मान लीजिए आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, मैं आपको कह दूं कि हाँ, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने के कारण बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसको हायर कर सकते हो। अगर मैं उस बेसिक चीज़ को मैं हटा दूं कि हाँ, आपका भारतीय होने पे आपको उसको हायर करना है, ये चीज़ को मैं हटा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? कोई भी बाहर का आदमी उसको हायर कर सकता है। इसका मतलब जो एक समय में हमने ब्रिटिश के टाइम पे जो हुकूमत देखी है, वही चीज़ हो जाएगा कि बाहर के लोग आके हम पे राज कर रहे हैं। सो वही जो होता है बेसिक चीज़ें, ये सब जो चीज़ें वहाँ पे घुसाई गई है ना, जो रखी गई हैं, वो बेसिक्स हैं। वो उसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर होगा तो उस पर, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे बेसिक क्या होता है, जो भी, क्योंकि बुनियादी ढांचा, ठीक है। उसका देखिए फीचर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा बनाती हैं, सबसे सुपीरियर बनाती हैं। पूरे विश्व में सबसे सुपीरियर कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का। तो देखिए, पहला चीज़ है सबसे लेंदी है कॉन्स्टिट्यूशन, को पता ही है कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंदी है हमारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जिसके कारण हर चीज़ उसमें से ली गई है जगह जगह से, जिसके कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब का समावेश मिलता है, सब कुछ इनबिल्ट मिलता है कि हाँ, हमारा अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज से लेके, राइट से लेके, आपका जो भी डीपीएसपी, जिसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात करें, सब कुछ उस कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। ये हम हर जगह जगह से उठा के एक बहुत सुंदर चीज़ का निर्माण किया हमने। तो हमारे जो फादर हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है, उनका हम पे एहसान है कि इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन को देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है किसी को, ना रिलीजन के आधार पे, ना किसी कास्ट के, ना क्रीड के आधार पे, कभी किसी चीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है।
सो लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड चीज़ क्या है, ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगहों से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, आपको आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से ये लिया गया है, हर जगह से लिया गया है थोड़ा थोड़ा पार्ट, जिसके कारण एक अच्छा चीज़ बनाया हमने। उसके बाद देखिए ब्लाइंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकते हैं और मुश्किल भी अमेंड करना, दोनों चीज़ है। देखिए यहाँ पे 368 का आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं अमेंड करने के लिए। नो डाउट हम अमेंड कर सकते हैं। अमेंड भी 3 तरह का होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि हाँ आप संविधान से पास करते हैं, कुछ स्टेट से भी पास करना पड़ता है। अगर ये आपका तीनों चीज़ की बात हो जाए, अगर हम सेंटर की भी, अगर उस लॉ से सेंटर को भी इम्पैक्ट मिल रहा है, अगर कुछ जुड़ाव है, अगर सेंटर को भी है लोकल को भी है, तो उसको तीनों जगह से आपको पास करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ होता है कि डायरेक्टली आप अगर स्टेट की बाउंड्री चेंज कर रहे हैं तो उसका सेंटर का ही रोल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो वो रिजिडिटी होने का मतलब क्या है कि आपको चेंज करना उतना ही मुश्किल है, यानी आपको 3 जगह से पास करना है, यानी 3 जगहों से आपकी मेजोरिटी होनी चाहिए। इसका तो मुश्किल भी है ये काम। सो दोनों चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, चेंज भी कर पा रहे हो लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है चेंज करने में। सो इसका मतलब दोनों चीज़ आपका समावेश है, वहाँ पे रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। चौथा जो आता है हमारा फेडरल सिस्टम आता है विथ यूनिटरी बेस। आप देखते हो कहीं कहीं किसी किसी कंडीशन में जब इमरजेंसी लगती है हमारे देश में, तो उस समय हमारा यूनिटरी हो जाता है। इसका मतलब सारे पावर, देखिए स्टेट असेंबली ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं, वो रहती हैं, लेकिन उनका पावर किसके सबऑर्डिनेट हो जाता है, सेंटर के। यानी सेंटर उस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, सारा डिसीजन सेंटर लेता है। सो इसका मतलब ऐसा है कि हमारा किसी किसी कंडीशन में जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, वो यूनिटरी हो जाती है। फेडरल तो है नो डाउट, लेकिन वो कॉमनली फेडरल रहती है, लेकिन जब इमरजेंसी होगी उस कंडीशन में यूनिटरी हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन, दोनों चीज़ें हमारे देश में देखने को मिलती हैं समय समय पर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओवरऑल पार्लियामेंट जो है लॉ बनाती है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा जो हेड ऑफ जो स्टेट है वो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या होती है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है कि डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है हमारा जो गवर्नमेंट का हेड है, ठीक है। मैं स्टेट की हेड की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का हेड, जो स्टेट का हेड है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, वो रिपब्लिक का डेफिनेशन है, ठीक है। सो वहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट का हेड है वो वहाँ से डिसाइड करते हैं, वो सब चीज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो पीएम होता है वही हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है हमारा, यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर दे तो इसका मतलब प्रेसिडेंट के पास सारी पावर आती है, जो भी डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जो कि यूएस में है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी। सोवरेनिटी का मतलब, सोवरेन मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, आप पे कोई दबाव नहीं बनाएगा कि भैया हमारे दबाव में आके डिसीजन ले लो। इंडिया अपना डिसीजन खुद लेता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका का कोई दबाव नहीं रहता हमारे डिसीजन में कि हम ये डिसीजन लीजिए क्योंकि हम चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इंडिया के साथ। और जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब क्या है, हमारा जुडिशियल जो है, जुडिशरी सुप्रीम है, ठीक है, उसके ऊपर किसी का बस नहीं चलता है। वो अगर एक्ट को देखती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है तो ठीक है, नहीं है तो तुरंत बचाने के लिए, बीच बचाव के लिए वहाँ हमेशा प्रेजेंट रहती है। यही होता है जुडिशियल सुप्रीमेसी। उसके देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स, यही हार्ट एंड सोल होता है एक तरह से। अगर हम बात करें, जो कि अगर हार्ट एंड सोल जो अम्बेडकर ने कहा, वो आर्टिकल 32 को बोला था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन पे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हार्ट एंड सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी मील का पत्थर है हमारे संविधान के लिए। अगर ये ना रहे ना तो हम कोई काम के नहीं हैं, हमारा राइट किसी काम का नहीं है। सो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी.आर. अम्बेडकर ने किसके लिए कहा था, कौन से आर्टिकल के लिए, तो आर्टिकल 32 के लिए कहा था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है, ना एग्जीक्यूटिव, ना लेजिस्लेचर और ना जुडिशरी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, सब इंडिपेंडेंट है।
कोई भी इन पे कोई भी किसी तरह का भी जो दबाव है, प्रेशर है, वो नहीं बना सकता है। इंडिपेंडेंट है हमारा जुडिशरी। आप जब तक नहीं बात कर सकते हैं जजमेंट के बारे में, जब तक आप किसी आदमी किसी जज के खिलाफ आप कोई वो उसको पद से हटाने के लिए कोई आप उसमें मोशन ना लाएं, तब तक आप बात नहीं कर सकते हो जजमेंट। सो ये चीज़ें कुछ जो हैं बहुत ही अच्छी रखी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि हमारे जुडिशरी को इंडिपेंडेंसी मिलती है। और जब एक बार जज को नियुक्त कर दिया जाता है तो उसकी सैलरी भी आप बदल नहीं सकते हो पूरे टेन्योर में, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ना उसका जो आपका टर्म होता है वो आप बदल सकते हो, कितने समय तक वो जज बना रहेगा, ना वो बदल सकते हो। उसका देखिए DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 9वां नंबर में है, ठीक है। स्टेट को डायरेक्ट करने के लिए कोई प्रिंसिपल्स होते हैं जिस सिद्धांत पे स्टेट को काम करना चाहिए, ठीक है। कि आपको अनाज आज देखते हो ना, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 का इम्प्लीमेंट किया गया, वो इसी के लिए इम्प्लीमेंट किया गया कि हमारे स्टेट का दायित्व तो बनता है कुछ काम करने का, गरीबों का कुछ भला करने का, तो वो चीज़ों के कारण हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और गवर्नमेंट उसका ध्यान भी देती है, ठीक है। ये DPSP हो गया। सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो स्टेट है किसी भी धर्म को, किसी भी सेक्शन को, किसी भी क्रीड को, किसी भी कास्ट को कभी भी ऐसा नहीं है कि बढ़िया दिखाएगा या उसका फेवर करेगा, कभी नहीं करेगा। यानी कोई धर्म को ना, बोलते हैं स्टेट है जो वो रिलीजन लेस है, धर्म के बिना है, कोई भी धर्म नहीं है हमारे स्टेट का, हमारे कंट्री का, क्योंकि सर्वगुण संपन्न है हम लोग, सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, डाइवर्स कंट्री हमारी। तो ये चीज़ सबसे बेस्ट लगती है मुझे, सेकुलर स्टेट। उसके देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमारे सिटीजन्स के लिए है। ऐसा नहीं है बाहर के लोग आए तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वो करें, क्योंकि वो हमारे देश के लोगों के लिए है और वो हमारे देश के लोग ही करेंगे उसको, क्योंकि उनका ड्यूटी बनता है हमारे राष्ट्र फ्लैग का, राष्ट्रीय झंडे का, उसका सम्मान करना, जो भी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साइंटिफिक टेम्परमेंट होता है, वो सब ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आप 18+ हैं, विदाउट कास्ट क्रीड, आपका सेक्स, आप वोट कर सकते हैं। एक वोट एक आदमी कर सकता है। पहले के टाइम में आप देखेंगे 1857 के आसपास कि एक आदमी 2-2 वोट करता था। जो अमीर लोग होते थे वो 4-4 वोट कर देते थे, ठीक है, उनके साथ ऐसा अधिकार रहता था। तो इनडायरेक्टली वो क्या करते थे, उनकी जो बहुता है, उनकी जो अगर वो 4 लोग भी हैं तो 16 पे भारी पड़ जाते थे। तो वो चाहते थे कि हम ही अपना सारा डिसीजन लें, जो हम कहें वही हो। सो ऐसा जो होता था वो उस समय गलत होता था। एक वोट जब एक आदमी के पास रहेगा तब भी जाके आप एक अच्छा डेमोक्रेटिक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। उसके 3 टायर गवर्नमेंट, याद रखिएगा 3 टायर गवर्नमेंट है हमारी, जिसमें सेंटर पे होता है रूल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट पे स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल पे लोकल अथॉरिटीज़ का, ठीक है, पंचायत का, ठीक है, आपको ये पता होगा। इमरजेंसी प्रोविज़न, देखिए इमरजेंसी प्रोविज़न्स में क्या आता है कि जो आपका ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम, मैंने पहले ही बताया है, उस समय यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है। और इमरजेंसी प्रोविज़न्स में बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया गया था, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1978 से। सो वो भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ़ीचर है इमरजेंसी प्रोविज़न्स, ठीक है। जर्मनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी हमेशा हिटलर के टाइम पे, तो वहाँ पे ये प्रोविज़न्स होते थे, तो वहीं से हम लोग ने इमरजेंसी प्रोविज़न्स यहाँ पे ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। सो ये जो चीज़ें हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि साइलेंट फीचर्स क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की, और इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आई होगी अपने पढ़ाई में। और इन सब चीज़ों से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज़ आप इसको समझिएगा। और एक बार अगर समझ में नहीं आता, वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और आई होप कि आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर करने से दूसरों को भी हेल्प होगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं भी आपको हेल्प कर रहा हूँ आगे बढ़ने में। सो आपके बहुत बड़े एक मंजिल के लिए एक मेरा छोटा सा कदम है जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएगा। सो थैंक यू, आप ऐसे ही बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमें प्यार देते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।